तो चलो बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत वास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और बाकी सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी। तो क्लिनिकल रिसर्च की पहले मैं आप लोगों को एक जेनेरिक डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर इसको स्टडी करते हैं और डिटेल में। तो क्लिनिकल रिसर्च इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स पीपल and aims to determine the effectiveness and safety of a medication, device, diagnostic product or any treatment regimen intended for improving human health. ओके थोड़ा और सरल भाषा में देखें तो देखो, क्लिनिकल रिसर्च एक ब्रांच है मेडिकल रिसर्च का जिसके अंदर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व्स पीपल, और इसका एम ये होता है कि हम किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को स्टडी करेंगे। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ मेडिकेशन हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकता है, कोई भी डिवाइस, मेडिकल डिवाइस हो सकता है, कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी ट्रीटमेंट रेजिमेन हो सकता है। तो इस चीज़ को कलेक्टिवली कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। एकदम आसान भाषा में कहें तो कोई भी स्टडी जिसके अंदर ह्यूमंस का इस्तेमाल करें ताकि हम किसी भी ड्रग के इफेक्टिवनेस या सेफ्टी को पता कर सकें, तो उसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च को हम दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। पहला तो है एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक, और दूसरा है एज अ करियर। अब करियर का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हमें स्टडी करना ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से पहले समझना पड़ेगा कि क्लिनिकल रिसर्च एक्चुअली में है क्या, प्रोसेस क्या है पूरी। तो आज की इस वीडियो में पहले हम इसे एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो देखो, क्लिनिकल रिसर्च को समझाने से पहले ड्रग डिस्कवरी की एक पूरी प्रोसेस आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है, ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट मिले और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखो, कोई भी ड्रग की डिस्कवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिजीज़। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मलेरिया का ड्रग बनाना है तो उसके लिए मलेरिया इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्लाज्मोडियम इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा टारगेट है, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं टारगेट का सिलेक्शन, टारगेट का वैलिडेशन करते हैं। दूसरा स्टेप होता है उस टारगेट के अगेंस्ट कोई कंपाउंड सेलेक्ट करना, कोई कंपाउंड आइडेंटिफाई करना। अब दूसरे स्टेप में काफ़ी सारे कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, नियरली हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स, लेकिन उनमें से कुछ कंपाउंड्स को स्क्रीन करके बाहर निकाला जाता है, और बहुत सारी प्रोसेस होती है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग वगैरह, जिसके थ्रू लीड कंपाउंड हमें मिलता है जिसके ऊपर हमें आगे स्टडी करनी है। 2-3 कंपाउंड ऐसे मिलते हैं। नाउ इन कंपाउंड्स को प्यूरिफाई किया जाता है, इन ड्रग्स को प्यूरिफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद इनकी स्टडी स्टार्ट की जाती है एनिमल्स के ऊपर। अब क्योंकि अभी तक हमने किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, जिसे हम क्लिनिकल स्टडी कह सकते हैं, तो इसीलिए इस फेज़ को कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी, यानी कि क्लिनिकल के पहले की स्टडी जो कि एनिमल्स पे होती है, प्री क्लिनिकल स्टडी। और जनरली रैट्स पे की जाती है, या तो फिर गिनिया पिग या फिर मंकीज़ वगैरह पे। अब प्री क्लिनिकल स्टडी जब कंप्लीट हो जाती है, अगर सक्सेस मिलती है, तो IND एप्लीकेशन फाइल किया जाता है ताकि हमें आगे क्लिनिकल ट्रायल करने का अप्रूवल मिले। फिर IND का जब अप्रूवल मिल जाता है तो हम फाइनली क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब क्लिनिकल स्टडी को तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन क्लिनिकल स्टडी जब पूरी हो जाती है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका। क्लिनिकल स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम फाइल करते हैं NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, कि हमारे पास एक नया ड्रग आ चुका है और इसे हमें मार्केट में रिलीज़ करना है। फिर NDA का जब अप्रूवल आ जाता है, FDA का अप्रूवल आ जाता है, तो फिर उसके बाद हम उस ड्रग को मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, और फिर उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टार्ट होता है कि मार्केट के अंदर हम ड्रग के इफेक्ट को स्टडी करते हैं कि कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये पूरी प्रोसेस होती है ड्रग डिस्कवरी की। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमारा जो मेन फोकस है आज, वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स की कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए मैंने इसे 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। पहली लेयर है पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लोग और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लगती हैं क्लिनिकल ट्रायल की कंप्लीट प्रोसेस में। दूसरी लेयर है प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि कंप्लीट जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। और तीसरी लेयर है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि इस पूरी प्रोसेस में कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस से। तो क्लिनिकल ट्रायल की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे 4 फेजेस में किया जाता है, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 की। अब फेज़ 1 एक ऐसा फेज़ है जहां पर हमारे पास एक ड्रग है जिसके ऊपर ह्यूमंस के ऊपर अभी तक कभी स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन एनिमल्स पे स्टडी किया गया है और उसका अच्छा रिजल्ट आया है। तो हमें सबसे पहले ह्यूमंस के ऊपर इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टडी करनी है वो है सेफ्टी, कि ये सेफ़ तो है ह्यूमंस के लिए, और इस चीज़ के लिए हम लेते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स।
अब फेज़ 1 का जो एम है वो यही है कि इस ड्रग की सेफ्टी चेक की जाए। इसके अंदर हम नियरली 20 से 100 वॉलंटियर्स को लेते हैं जो कि हेल्दी होते हैं और उनके ऊपर ये ड्रग्स दिए जाते हैं। अब इस फेज़ का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इस ड्रग को देने के बाद हम वॉलंटियर्स को मॉनिटर करते हैं कि उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, बॉडी किस तरीके से इस ड्रग के अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है, सेफ़ है कि नहीं, कितना डोज सेफ होगा, यानी कि डोज का डिटर्मिनेशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक भी हम यहीं पर स्टडी करते हैं, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वगैरह। तो ओवरऑल फेज़ 1 में जो है हमें ड्रग की सेफ्टी के ऊपर फोकस करके ड्रग की सेफ्टी को ही डिटरमाइन करना होता है कि ड्रग सेफ है कि नहीं। अब जब एक बार फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है, फेज़ 1 से सक्सेस मिल जाती है, तो फाइनली ड्रग प्रोसीड करता है फेज़ 2 में। नाउ फेज़ 2 का मेन एम जो है वो है ड्रग की एफिकेसी और डोसेज फाइंड आउट करना कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये ड्रग और कितने डोज में इफेक्टिव है। फेज़ 1 में हमने सेफ्टी स्टडी की, फेज़ 2 में हम एफिकेसी स्टडी करने वाले हैं। फेज़ 2 के अंदर जिन किसी भी पार्टिसिपेंट पर, जिस किसी भी वॉलंटियर पर ये स्टडी की जाती है, उस वॉलंटियर के अंदर वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के लिए ये ड्रग बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटी मलेरियल ड्रग है तो पेशेंट जो होंगे वो मलेरिया के होंगे। फेज़ 1 में हमने हेल्दी वॉलंटियर्स लिए थे, लेकिन फेज़ 2 में ऐसे वॉलंटियर्स को लेना है जिनके अंदर वो कंडीशन हो जिसके लिए ये ड्रग बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर जो नंबर है पेशेंट्स का वो और बढ़ जाता है, नियरली 100 से 300 पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। इतने वॉलंटियर्स पे ये स्टडी होती है। इस फेज़ का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ड्रग उस कंडीशन के लिए। अगर मलेरिया है तो कितना ज़्यादा मलेरिया को क्योर कर रहा है ये, अंडरस्टैंड। तो ड्रग की एफिकेसी डिटरमाइन करनी है, उसके अलावा डोज को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है और ज़्यादा रिफाइन करना है, मतलब कितने डोज पर मैक्सिमम एफिकेसी मिलेगी विथ मिनिमल साइड इफ़ेक्ट। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स को भी मॉनिटर किया जाता है, वो कंप्लीट स्टडी में हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे ही। अब फेज़ 2 में जब एक बार ड्रग सक्सेसफुल हो जाता है, एफिकेसी अच्छी आ जाती है ड्रग की, तो हम मूव करते हैं फेज़ 3 के ऊपर। अब फेज़ 3 में जब एक बार ड्रग पहुंचता है तो ये फेज़ बहुत लंबा फेज़ होता है। इस फेज़ के अंदर हमें ये कंफर्म करना होता है कि ड्रग कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना कम साइड इफ़ेक्ट देता है कंपेयर टू ऐसे ड्रग्स जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसी कंडीशन के लिए। तो कंपेयर टू दोज ड्रग्स ये ड्रग कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस ड्रग के अंदर। अब फेज़ 3 जो है वो और बड़ी पॉपुलेशन पर होता है, नियरली 1000 से 3000 पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाता है अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग जगहों पर। कुल मिलाकर 1000 से लेकर 3000 पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाता है और उनके ऊपर ये स्टडी होती है और काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है, क्योंकि ये फेज़ जो है फाइनल फेज़ है। हाँ, मैंने 4 फेजेस कहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अब इस फेज़ का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एफिकेसी को फाइनली कंफर्म कर दिया जाए। इस चीज़ को करने के लिए जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं उन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से कंपेयर किया जाता है कि उनके कंपैरिजन में हमारा जो ड्रग है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म अगर इस ड्रग को लिया जाए तो क्या सेफ्टी है, मतलब अगर महीनों तक इस ड्रग को लिया गया तो क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, सेफ़ है कि नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा रैंडमाइजेशन किया जाता है कि अलग अलग रैंडम पॉपुलेशन पर उठाकर इस ड्रग को स्टडी किया जाता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट देखा जाता है, प्लेसिबो दिया जाए अगर तो कैसा इफ़ेक्ट होता है, अगर बिना बताए इस ड्रग को दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी ब्लाइंडिंग स्टडी की जाए तो क्या इफ़ेक्ट होगा। एक बार जब फेज़ 3 कंप्लीट हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है, कभी कभी सालों तक चलता है, तो उसके बाद सारा जो डेटा मिला है हमें उस पूरे डेटा को कलेक्ट करने का, कंपाइल करने का काम किया जाता है और स्टेटिस्टिकली प्रेजेंट किया जाता है और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं उन्हें सबमिट किया जाता है ताकि अप्रूवल मिले। अब एक बार अगर FDA से भी अप्रूवल मिल जाता है तो इस ड्रग को फेज़ 4 में लेकर जाया जाता है। नाउ फेज़ 4 इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, यानी कि फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद FDA का अप्रूवल मिलने के बाद इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। मार्केट में लॉन्च करने के बाद इस ड्रग को कॉन्स्टेंटली स्टडी किया जाता है कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं जनरल पॉपुलेशंस के ऊपर। इस फेज़ 4 का जो मेन पर्पस होता है वो ये चेक करना होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये ड्रग कितना ज़्यादा सेफ़ है और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो वो किस चीज़ की वजह से आ रहा है। कोई ड्रग इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है, कोई फूड इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है, किसी अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से आ रहा है, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आ रहा है। इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है फेज़ 4 के अंदर।
इसी फेज़ की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि अगर कहीं कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहा है तो उसे कैसे टैकल करना है, कोई डोज में एडजस्टमेंट करना है, कोई फॉर्मुलेशन में एडजस्टमेंट करना है, किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट करना है, या तो फिर अगर कोई सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाए तो पूरे ड्रग को मार्केट से विड्रॉ भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ेज़ 4 के अंदर होती है। अब ये जो कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। तकरीबन 10 से 15 साल तक लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसी स्टडी है, कैसा ड्रग है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस क्लिनिकल ट्रायल की। बाकी जो दोनों लेयर हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग लगते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा, और उस चीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।